हेलो फ्रेंड्स, तो हमने स्टार्ट किया हुआ था बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे बायोलॉजिकल टूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जिसमें से हमने कुछ बायोलॉजिकल टूल्स के बारे में स्टडी किया था, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइसोजाइम, लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। एंड आज हम स्टडी करेंगे वेक्टर। एंड आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं एंड वेक्टर का यूज़ क्यों किया जाता है एंड किस वेक्टर का यूज़ सबसे अधिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा वेक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर जो होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फॉरिजन डीएनए सेगमेंट को होस्ट सेल में ले जाते हैं तथा रेप्लिकेट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें तो प्लाज्मिड को हम एज ए वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये प्लाज्मिड्स क्या होता है, तो बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो मान लीजिए हमें किसी जीन की कॉपी तैयार करनी है, क्योंकि वेक्टर का यूज़ किसी पर्टिकुलर जीन की कॉपी तैयार करने के लिए किया जाता है। तो मान लीजिए हमें किसी जीन की कॉपीज़ तैयार करनी है, तो हम उस जीन को यानी उस पर्टिकुलर जीन फ्रेगमेंट को इस प्लाज्मिड वेक्टर में इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट कराने के बाद हम इसे होस्ट सेल में एंटर कराएंगे। एंटर कराने पे क्या होगा, वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जिससे कि हमें उस जीन की कॉपीज़ मिल जाएंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो एंड आपको वेक्टर भी आसानी से उससे समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं डायग्राम। तो ये है आपकी कोई ह्यूमन सेल, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका डीएनए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डीएनए को इस सेल से सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए हमें किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, हमें होती है लाइसोजाइम एंजाइम की आवश्यकता। क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो सेल को नष्ट कर देता है। तो हम इस प्रकार डीएनए को हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद हम इस डीएनए में से हमें जिस जीन फ्रेगमेंट की हमें कॉपीज़ तैयार करनी होती हैं, उसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से अलग कर लेंगे। इसके बाद हमें इस जीन की कॉपीज़ तैयार करनी है। तो कॉपीज़ तैयार करने के लिए हमें एक वेक्टर की आवश्यकता होती है एंड हम एक प्लाज्मिड को हम एज ए वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। तो आपका जो प्लाज्मिड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक लेंगे बैक्टीरियल सेल एंड इसमें से सेपरेट करेंगे प्लाज्मिड को, जिसे हम एज ए वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। इसके बाद इसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से एक कट लगाएंगे, जिससे कि हम इस कट पर जिस जीन की हमें कॉपीज़ तैयार करनी है उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकें। इसके बाद हम इस वेक्टर में इस जीन को इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट कराने के बाद इसे हम बैक्टीरियल सेल में एंटर करा देंगे। बैक्टीरियल सेल में जब हम एंटर कराते हैं तो यहाँ पे होता है रेप्लिकेशन एंड रेप्लिकेशन होने के बाद इसकी हमें बहुत सारी कॉपीज़ मिल जाती हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, तो वेक्टर हमारे क्या होते हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओरिजिन डीएनए सेगमेंट को होस्ट सेल में ले जाते हैं और वहाँ पे जाके क्या होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं। तो आई होप आपको वेक्टर समझ में आ गया होगा कि वेक्टर होता क्या है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट है हमारा कि वेक्टर को हम क्लोनिंग व्हीकल्स भी कहते हैं। क्लोनिंग व्हीकल्स इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर जीन को यानी फॉरिजन डीएनए को होस्ट सेल में ले जाते हैं, वहाँ पे जाके ये रेप्लिकेट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वेक्टर का यूज़ किसी पर्टिकुलर जीन की कॉपीज़ तैयार करने के लिए किया जाता है। ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेक्टर का यूज़ किसी पर्टिकुलर जीन की कॉपीज़ तैयार करने के लिए किया जाता है एंड इसका यूज़ जीन से उत्पन्न प्रोटीन्स की अत्यधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए भी वेक्टर का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर, यानी किसी भी डीएनए बाह्य डीएनए को हम ऐसे ही वेक्टर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसके बाद हम उसे वेक्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारी, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी यह अपने आप रेप्लिकेट होना चाहिए, जिससे कि हमें इसकी कॉपीज़
प्राप्त हो सकें। यदि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो हमें कॉपीज़ प्राप्त नहीं होंगी। इसके बाद है नेक्स्ट कि वेक्टर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्रिया के लिए साइट होनी चाहिए, यानी इसमें ऐसी साइट्स होनी चाहिए जिस साइट्स पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सके और उस कट पर हम बाहर डीएनए को इंसर्ट करा सकें। इसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमने बनाया हुआ हमारा वेक्टर है उसे हम दूसरे प्लाज्मिड से डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो इसमें सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की टेंडेंसी होनी चाहिए एंड इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्रिया के लिए साइट होनी चाहिए। तो ये किसी भी बाहर डीएनए को वेक्टर मानने के लिए उसमें ये प्रॉपर्टीज़ होनी ज़रूरी होती हैं। एंड इसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टीज़ और होनी चाहिए कि वेक्टर जो होना चाहिए वो हमारा स्मॉल साइज़ का होना चाहिए, जिससे कि हम उसे होस्ट सेल में आसानी से एंटर करा सकें, सेल से हम उसे आसानी से निकाल सकें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जैसे प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, लैम्डा फेज, यीस्ट वेक्टर, वाईएसी यानी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। तो ये सभी वेक्टर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, लैम्डा फेज, यीस्ट वेक्टर एंड वाईएसी। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड क्या होता है वो हमें स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बैक्टीरिया सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट होते हैं एंड ये प्रोकैरियोटिक में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो वेक्टर बनाया गया था वो था आपका PVR322 प्लाज्मिड वेक्टर, जिसे सबसे पहले बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला प्लाज्मिड वेक्टर कौन सा था, तो वो था आपका PVR322 प्लाज्मिड वेक्टर। इस वेक्टर का यूज़ सबसे अधिक किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंड इस वेक्टर को सबसे पहले वॉलिव एंड रोडिक्यू ने दिया था और इस वेक्टर को इकोलाई से बनाया गया था। इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है जिसका पूरा नाम होता है एस्केरेशिया कोलाई। तो इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है कि इस वेक्टर को सबसे पहले वॉलिव एंड रोडिक्यू ने दिया था, वो मैंने अभी आपको बताया था। एंड इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इस वेक्टर का नाम यानी इस प्लाज्मिड वेक्टर का नाम PVR322 प्लाज्मिड वेक्टर ही क्यों रखा गया, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं। तो P से होता है आपका प्लाज्मिड एंड VR हो गया आपका वॉलिव एंड रोडिक्यू, यानी इस वेक्टर को सबसे पहले वॉलिव एंड रोडिक्यू ने दिया था एंड 322 हो गया आपका सीरियल नंबर। तो इस प्रकार इस प्लाज्मिड वेक्टर का नाम PVR322 प्लाज्मिड वेक्टर रखा गया। मैं आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर होने के लिए उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारा उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए, इसके बाद था उसमें सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तो प्लाज्मिड वेक्टर में जो सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ किया जाता है वो आपके टेट्रासिलीन एंड एम्पलीसिलीन एंड उसके बाद था उसमें क्या होनी चाहिए? उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए जिससे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस साइट्स पर कट लगाए एंड जिस साइट्स पर उसने कट लगाया है उसमें हम उससे फॉरिजन डीएनए को इंसर्ट करा सकें। तो हम इसे डायग्राम में समझते हैं कि प्लाज्मिड वेक्टर का जो डायग्राम होता है वो किस टाइप का होता है। डायग्राम PVR322 प्लाज्मिड वेक्टर का, इसमें जो अंदर की ओर प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है आपका ओरी साइट्स। ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी जहाँ से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा एंड इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है एम्पिसिलिन एंड टेट्रासिलीन। एम्पिसिलिन और टेट्रासिलीन आपके हैं सेलेक्टेबल मार्कर। एम्पिसिलिन और टेट्रासिलीन सेलेक्टेबल मार्कर PVR322 प्लाज्मिड वेक्टर में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये जो आपके बाहर की ओर जो प्रेजेंट है, जैसे आपका BAM H1 है, इको R1 है, PVU फर्स्ट है एंड PST फर्स्ट है, ये आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट। जैसे हम किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 का यदि हम यूज़ करते हैं तो इको R1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इस रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर कट करेगा। इसी प्रकार BAM H1 जो है वो इस साइड पर कट करेगा, SAL1 जो है वो इस साइड पे कट करेगा। इसी प्रकार PVU फर्स्ट एंड PST1 वो इस साइड पे कट करेंगे। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा
तो अब क्वेश्चन आता है कि PVR322 प्लाज्मिड वेक्टर में एम्पिसिलिन एंड टेट्रासिलिन दोनों ही दो सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ क्यों किया जाता है। एम्पिसिलिन सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं और हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम PST1 एंड PVU का यूज़ किया है। तो यदि हम PST1 एंड PVU का यूज़ करेंगे तो कट या कहाँ पे करेंगे, ये इस साइड्स पर ये कट करेंगे जहाँ पर हमारा एम्पिसिलिन प्रेजेंट है। और हमने जो सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ किया है वो भी हमने एम्पिसिलिन का किया है। तो जब ये यहाँ पे कट करेंगे, जो एम्पिसिलिन सेलेक्टेबल मार्कर है वो तो हमारा नष्ट हो जाएगा। तो हम यहीं पहचान पाएंगे उस वेक्टर को जिसमें हमने जीन को इंसर्ट कराया है। एंड यदि हम एम्पिसिलिन एंड टेट्रासिलिन दोनों का यूज़ करते हैं तो यदि एम्पिसिलिन नष्ट हो जाता है तो टेट्रासिलिन भी हमारे पास बचेगा। इसलिए हम इसमें दोनों ही सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासिलिन। ये इसी प्रकार यदि हम यूज़ करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम BAM-H1 एंड SAL1, तो ये कहाँ पे कट करेंगे, ये कट करेंगे आपके यहाँ पर जो प्रेजेंट है आपके टेट्रासिलिन पर, जिससे जब ये यहाँ पे कट करेंगे तो आपका जो टेट्रासिलिन सेलेक्टेबल मार्कर है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हमने दोनों का यूज़ किया है यानी एम्पिसिलिन एंड टेट्रासिलिन का यूज़ किया है तो यदि ये नष्ट होता है तो हमारे पास एम्पिसिलिन बचा हुआ होगा। एंड यदि एम्पिसिलिन नष्ट होता है तो हमारे पास टेट्रासिलिन सेलेक्टेबल मार्कर बचा होगा। इसलिए हम इसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासिलिन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि इस सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ PVR322 प्लाज्मिड वेक्टर में किया जाता है। तो एम्पिसिलिन एंड टेट्रासिलिन सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ PVR322 प्लाज्मिड वेक्टर में किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।